गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 9th क्लास भूगोल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रायद्वीपीय पठार तक पढ़ लिया था, कुछ हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार का बाकी भी था। हमने पढ़ा था कि यहाँ देखो, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढलान वाला है। ये मैप के माध्यम से हमने आपको बताया था कि जो दक्षिण का पठार है उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो कैसा है, ऊंचा है और पूर्वी कम ढाल वाला है। ठीक है, यानी कि इसका ढाल कैसा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। आगे पढ़ते हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, यानी कि जो दक्कन का पठार है या दक्षिण का पठार है उसका एक भाग कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं, मेघालय, कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी या फिर शिलोंग का पठार बोला जाता है। मैप के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं। इस मानचित्र में देखिए, ये है आपका शिलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, जो कि एक भ्रंश के द्वारा इससे अलग हो गया था। यहाँ आप एरो की तरफ देखिए, इस क्षेत्र में ये मैदानी भाग है, क्या है, मैदानी भाग है। यहाँ ये क्या है, पठारीय भाग है और ये वाला मैदानी भाग है। ठीक है, गंगा के मैदान मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पठार है वो नीचे है, मैदान के नीचे है, ऊपर उभरा हुआ नहीं है और आगे जाकर ये जमीन के ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे से तो ये जुड़ा हुआ है, जमीन के नीचे से तो ये इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जमीन के ऊपर यहाँ पर मैदान है और मैदान से आगे आपको शिलोंग का पठार दिखाई देता है, जो कि वास्तव में किसका हिस्सा है, दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे रीड करते हैं लेसन। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है, यानी कि भूमि विचलन के द्वारा ये क्या हो गया है, छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। मानचित्र में देखते हैं छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है। ये देखिए, ये है छोटा नागपुर का पठार और ये है शिलोंग का पठार। ये वास्तव में इसी का हिस्सा है, लेकिन भूमि विचलन के द्वारा या फिर भ्रंश के द्वारा ये इससे अलग हो गया है। ठीक है, ये एक साथ अब प्रतीत नहीं होते। आगे रीड करते हैं। आगे है, पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया हैं, यानी कि जो मेघालय या फिर कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तर कचार पहाड़ी या फिर शिलोंग का पठार, इसकी तीन महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और उनको क्या नाम दिया गया है, पश्चिम से पूर्व। सबसे पश्चिम में जो स्थित है वो क्या है, गारो, फिर बीच में क्या है, खासी और पूर्व में जो पहाड़ी है इसके वो क्या है, जयंतिया। यानी कि मैप में देखिए, आप मानचित्र में देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, गारो की पहाड़ी या फिर गारो श्रृंखला, फिर खासी श्रृंखला और यहाँ जो इसके शिलोंग के पठार के पूर्व में क्या है, जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है। आगे रीड करते हैं लेसन। आगे है, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो दक्कन का पठार है उसके पूर्वी हिस्से को क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, और पश्चिमी हिस्से को क्या बोलते हैं, पश्चिमी सिरे को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, यानी कि इस मानचित्र में देखिए, ये देखो जहाँ पर ये आपको डार्क कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एरो की तरफ देखिए, ये है आपका वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। ये किसके समांतर है, जो पश्चिमी क्या है, तट, ये है पश्चिमी तट हमारे देश का। ठीक है, और इसके समांतर यानी कि इसके साथ साथ क्या है, पश्चिमी घाट हैं। ठीक है, समझ में आ गया वो। ऐसे ही ये है ईस्टर्न घाट्स यानी कि पूर्वी घाट, ये किसके समांतर हैं, पूर्वी तट के समांतर हैं। ठीक है, ये लेसन के अंदर कहने की कोशिश की जा रही है। आगे रीड करते हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार
किया जा सकता है। इसका मतलब उन्होंने जो अपनी प्राचीन अवस्थिति है, अपने प्राचीन स्वरूप को अभी तक बनाए रखा है, उनके अंदर कुछ विघटन नहीं हुआ है। अब जो पश्चिमी घाट हैं उनको अगर पार करना है तो दर्रों की मदद से ही हम उसको पार कर सकते हैं। और दर्रे मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, दो पहाड़ों के बीच जो संकरा रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी घाट को दर्रों की मदद से ही पार किया जा सकता है। इस मानचित्र में देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और उसको यहाँ पर जाना है, ठीक है, और बीच में वेस्टर्न घाट आता है, ठीक है, तो उसको पार वेस्टर्न घाट को, अगर पश्चिमी घाट को पार करना है तो उसे दर्रों की मदद लेनी पड़ेगी, यानी दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी वो इस पार से इस पार जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। चलो मैप में देख लेते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। इस मानचित्र में देखिए यहाँ पर थाल घाट है, यह है भोर घाट और यहाँ पर है पाल घाट। ये तीनों के तीनों ही किस में उपस्थित हैं, वेस्टर्न घाट में, यानी कि पश्चिमी घाट के अंदर। ठीक है, तीनों की स्थिति हमें पता लग गई। आगे रीड करते हैं लेसन। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर बताया है कि जो पश्चिमी घाट हैं वो पूर्वी घाट की अपेक्षा काफ़ी ऊंचे हैं। पूर्वी घाटों की जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक वैरी करती है। ठीक है, एक मानचित्र के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं, पिछली क्लास में भी दर्शाया था। इस मानचित्र में देखिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। यहाँ पर लिख भी रखा है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इनकी ऊंचाई पूर्वी घाट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर फीट के अंदर दे रखा है। ठीक है, इनकी ऊंचाई लगभग 1700 फीट के अराउंड है, जबकि इसकी ऊंचाई 3500 फुट के करीब है। ठीक है, अब हम लेसन आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इन्हें काट दिया है। इस मानचित्र में देखिए, ये है महानदी घाटी, यहाँ से लेके इसका विस्तार कहाँ तक है, नीलगिरी तक। यहाँ पर ये नीलगिरी की गांठ है या फिर नीलगिरी पहाड़ है, जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर मिलते हैं। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से है, कहाँ तक है, महानदी घाटी से नीलगिरी पर्वत तक है। और ये सतत नहीं है, यानी कि रेगुलर, इन्होंने लगातार अपनी श्रेणी बनाए हुए नहीं रखी है, ये कहीं कहीं पर विलुप्त हो चुके हैं। देखिए आप, यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, यहाँ पर भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, ना ही यहाँ पर और ना ही यहाँ पर। क्या हुआ है कि जो नदियाँ वेस्टर्न घाट से बह के आती हैं, क्योंकि जो ढाल है दक्षिण भारत का वो कैसा है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ, क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट नीचा है। सारी नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह के आ रही हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न घाट को काट दिया है। ठीक है, जगह जगह पर इनको काट दिया है, इनको विलुप्त कर दिया है। इसलिए ये सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये विलुप्त हो चुका है और काफ़ी हद तक इसकी ऊंचाई भी इन नदियों ने काट काट कर क्या कर दिया है, कम कर दी है। आगे रीड करते हैं। आगे है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे पश्चिमी घाट में, तो क्या होगा, उसकी ऊंचाई बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं या फिर दक्षिणी पश्चिम घाट की तरफ आते हैं।
इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। ठीक है, कौन से शिखर है? अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर ऊंचा है तथा डोडा बेटा जो कि 2633 मीटर ऊंचा है। ये दोनों के दोनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पश्चिमी घाट के ऊपर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो वही देखो यहाँ पर उसकी जो पहाड़ी ऊंची चोटी हैं उसकी दो, उनकी ऊंचाई देखिए आप 2695 मीटर और एक की 2633 मीटर। जबकि महेंद्रगिरी जो शिखर है जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है उसकी ऊंचाई मात्र 1500 मीटर और ये सबसे ऊंचा शिखर है पूर्वी घाट का। ठीक है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है उगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र पर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बहुत सारे मानचित्र दिखाए हैं, ये आपका होमवर्क है। आप गूगल के ऊपर चेक करना कि इनकी जो स्थिति है भारत के मैप के अंदर कहाँ पर है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी कि दक्कन का जो पठार है उसकी एक विशेषता क्या है कि इसके अंदर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। ठीक है, और इस काली मृदा को यहाँ पर क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दक्कन में फंसा होना। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, यानी कि जो मिट्टी है काली मृदा यहाँ पर उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ज्वालामुखी से हुई है। इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इस निर्माण में काफ़ी मिलियंस और बिलियंस में समय खर्च हुआ है, लगा है। ये 1 या 2 दिन के अंदर हुई घटना नहीं है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। मैंने आपको पिछले जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर दर्शाया था कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, और ये पहाड़ियाँ कैसी हैं? काफ़ी अपरदित हैं और खंडित पहाड़ियाँ हैं, यानी कि बिखरी हुई पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेके दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। ठीक है, मैप में मानचित्र में आपको दर्शा देते हैं कि कहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इस मैप में देखिए ये है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, और ये काफ़ी अपरदित हैं। ठीक है, यानी कि इनका समय समय पर अपरदन होता गया है और ये विघटित हो चुकी हैं और अब ये क्या है? कंटिन्यूसली नहीं है, लगातार नहीं है, ये कहीं कहीं पर अवस्थित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल अवस्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े टिब्बे हैं बालू रेत के। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, यानी कि पेड़ पौधों का जो अस्तित्व है वो काफ़ी कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं, यानी कि छोटी मोटी जो नदी धाराएं हैं वो वर्षा ऋतु में दिखती हैं और उसके बाद वो बालू में ही विलीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु में थोड़ा बहुत जल उन सरिताओं के अंदर आता है और वर्षा ऋतु जैसी जाती है तो उनके अंदर पानी का अभाव हो जाता है और वो किसके अंदर समाप्त हो जाती है? किसके अंदर विलीन हो जाती हैं? रेत के अंदर ही विलीन हो जाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एक नदी है लूनी नदी जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और वो उसका भी जो अंतिम छोर है वो कहाँ है? रेत के अंदर ही वो भी समाप्त हो जाती है। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं।
बरकान एक तरह का टीला होता है जिसकी ऊपर से आकृति अगर हम देखते हैं तो कैसी होती है, अर्ध चंद्राकार होती है, ठीक है। और जो इसका विस्तार होता है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र पर होता है, ठीक है। लेकिन जो लंबे टीले हैं, ऊंचे और लंबे टीले, वो कहाँ पर देखे जा सकते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में ही, ठीक है। यदि आप जैसलमेर जाएं, जैसलमेर एक जगह का नाम है जो कि राजस्थान में उपस्थित है, तो बरकान के समूह आप देख सकते हैं, यानी कि अर्धचंद्राकार जो बालू के टिब्बे हैं आप उन्हें देख सकते हैं। आगे है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। आप मैप में देखिए, मानचित्र में देखिए कि तटीय मैदान किन्हें कहते हैं। इस मानचित्र में देखिए तटीय मैदान, जो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, इसके बीच का जो संकीर्ण मैदान है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप एरो की तरफ देखिए, ये वाला हिस्सा जो मैदान किसके बीच में बच गया है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, इसके बीच का जो संकरा मैदान है, इसको क्या बोलते हैं, तटीय मैदान, जो कि यहाँ पर भी अवस्थित है और यहाँ बंगाल की खाड़ी तक भी, ये देखो, जो पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच में अवस्थित है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। आगे रीड करते हैं लेसन। आगे है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, ठीक है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। इस मानचित्र में देखिए, यहाँ ऊपर वाले जो उत्तरी सिरा है तटीय मैदान का, उसको क्या बोलते हैं, कोंकण मैदान बोलते हैं। यहाँ बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, कन्नड़ मैदान बोलते हैं। और जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है तटीय मैदान का, उसको क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। मालाबार तट केरल के साथ साथ लगता है, ठीक है। और जो यहाँ पर कोंकण है, ये गोवा और महाराष्ट्र के वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये तटीय मैदान है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है, कोंकण तट, बीच वाला कन्नड़ मैदान, और सबसे दक्षिण वाला क्या कहलाता है, मालाबार तट, ठीक है। ये इसके अंदर बताया था। आगे रीड करते हैं लेसन। आगे है बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के साथ जो तटीय मैदान लगता है वो काफ़ी चौड़ा है। किसके कंपैरिजन में, किसकी अपेक्षा में, जो पश्चिमी तट के साथ जो तटीय मैदान है उसके कंपैरिजन में बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है वो चौड़ा और समतल है। इस मानचित्र में देखिए, यहाँ पे जो तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरा है, जबकि बंगाल की खाड़ी के साथ लगता हुआ जो तटीय मैदान है वो काफ़ी बड़ा है और समतल है। ये उन लाइंस में बताया गया है। उत्तरी भारत में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो दक्षिणी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये समुद्र के किनारे अवस्थित है उड़ीसा में, ठीक है। आगे रीड करते हैं द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियोज में हमने आपको लक्षद्वीप की अवस्थिति का भी ज्ञात करवाया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप खुद खोजिए और उसकी स्थिति का ज्ञान लीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, ठीक है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये द्वीप समूह है, यानी कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और उसको कंप्लीट को लक्षद्वीप बोला गया है पूरे को।
1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य भी है। ये जो पिटली द्वीप है ये भी लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है, वहां पर मनुष्य का निवास नहीं है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इस मानचित्र में देखिए, ये देखो आप छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, साथ पूरा समूह है। इसको पूरे को बोला गया है लक्षद्वीप। और यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं, इन द्वीपों के समूह को बोला गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे रीड करते हैं लेसन। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो द्वीप समूह है मतलब कि निमज्जित पर्वत श्रेणी, यानी कि पर्वत श्रेणी जो कि पानी के अंदर डूबी हुई है और उनका जो ऊपरी सिरा पानी से ऊपर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, ये द्वीप समूह के रूप में हम उनकी पहचान करते हैं। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है, यानी कि इसके ऊपर घने जंगल अवतरित हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है, आगे है विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार की जो संरचना है, भारत की भौतिक संरचना, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य एवं पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आपको इसके प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।